चलूंगा। नाजिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर वक्फ पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? नमस्कार, वंदे मातरम, जी। भारत माता की जय। मनोज जी, आम मुसलमान 1947 में भी नहीं चाहता था कि भारत के टुकड़े हों हम्म। और पाकिस्तान बने। उसी तरीके से आम मुसलमान, पसमानदा मुसलमान और 72 फिरका में कई फिरके ये नहीं चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मुखालफत में वो जमीन पर उतरे। वो चाहते हैं कि संशोधन जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सत्य के आधार पर हुआ है, ट्रांसपेरेंसी हुई है। और यही रीजन है कि कट्टरपंथी के चंद रुपयों के लालच में और उनके कहने पर कुछ मुसलमान जो हैं वो आतंकी और जिहादी और पाकिस्तानी और मुगलई मानसिकता रख करके वो रोड पर उतर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे देश के कुछ मौलवी, मुल्ला, कारी, मुफ्ती, आलिम दीन, हाफिज कुरान ये सारी बातें कह रहे हैं कि करबला का मैदान बना देंगे या सिविल वॉर कर देंगे या शाहीन बाग बना देंगे, तो मैं मुसलमानों को याद दिला दूं कि करबला का मैदान जब हुआ था 620 एडी में, तो मुसलमानों ने ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम के नवासों का सर तन से जुदा किया था लैंड के चक्कर में। और आज देखिए, करबला का मैदान ये इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी में जो घपला और जो इन्होंने बदतमीजियां की हैं, जो चोरी किया है, जो एक भू माफिया चला रहे थे, इन्होंने पसमानदा मुसलमानों का हक काटा था। तो करबला का मैदान इन्होंने बनाया है, बिल्कुल बनाया है। मैं तो बहुत ही ऑब्लिगेशन और ऑब्लाइज फील कर रही हूँ आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भाई का कि उन्होंने मुसलमानों को इस्लाम के हिसाब से चलना और चलाना सिखा दिया है। जिस तरीके से हमारे अल कुरान में सूरह अल बकरा में साफ लिखा हुआ है कि मर्द, औरत और सभी मुसलमान एक हैं और अल कुरान की रस्सी से बंधे हुए हैं, तो आकर वक्फ बोर्ड आगा खानी मुसलमान का हक मारता था, उसके बाद फिर अहमदिया मुसलमान, बरेलवी मुसलमान, वहाबी मुसलमान, इन सारों का हक मार करके बैठा हुआ था। तो इस्लाम के दायरे में और इस्लाम के हिफाजत को करते हुए आदरणीय अमित शाह जी ने इस वक्फ बिल संशोधन में सारे मुसलमानों का हक बराबरी से कर दिया। साथ साथ उन्होंने मुसलमान बेटियों को भी वहां पर जगह मुकर्रर करवाई है और जगह का लीगल राइट और इस्लामिक राइट दिया है कि मुसलमान बेटियां भी अब वक्फ बोर्ड के चेयर पर बैठ सकती हैं और वो अपनी आवाज भी अपने हक के लिए उठा सकती हैं। ये बड़ा संकेत नाजिया दे रही हैं। हमारे साथ नूर अहमद अजहरी जुड़े हुए थे, लेकिन नाजिया जी जैसे ही आपने बोलना शुरू की, एक चंद लाइन आपने रही और नूर अहमद अजहरी साहब भाग गए। पता नहीं आपकी बातें उन्हें अच्छी लगी या नहीं लगी। अब मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार देखिए, अगर नूर अहमद अजहरी मिल जाए तो उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए, और नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। बवाल तो मचा हुआ है, सड़कों पर वो भी जाकर शामिल हो जाएं, वहाँ पर मांग कर लें। लेकिन नाजिया जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। सरकार इस बात का जिक्र कर रही है, असल में सरकार चाहती है कि ज़मीनों का लेखा जोखा ठीक रहे। और अगर आप सरकार की जितनी भी ज़मीनें, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रेलवे के पास है, फिर उसके बाद डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पे वक्फ का नाम आता है। सरकार के ज़मीनों के, लैंड के डिस्प्यूट के मामले में भी आप कोर्ट जा सकते हैं। आप अपने कागजात दिखाइए, अपना दावा कीजिए, तमाम सबूतों को दीजिए, और अगर आपके पक्ष में है तो आप जीत जाएंगे, वरना वो ज़मीन सरकार की हो जाएगी। अगर सरकार ये चाहती है कि इसमें भी ऐसी व्यवस्था हो तो तकलीफ क्या है? अब देश की संसद बन गई और आप वक्फ ने दावा ठोक दिया कि यह ज़मीन वक्फ की। अब आप कोर्ट में चले गए, मामला चल रहा है। मुकेश अंबानी साहब ने अपना घर बना लिया और घर बनाने के बाद वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया कि यह ज़मीन वक्फ की है। वक्फ मतलब तुगलकी फरमान आप कह सकते हैं। ना कोई पेपर, ना कोई पत्र, वक्फ ने कहा कि यह ज़मीन है तो यह ज़मीन वक्फ की है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिद्ध कीजिए और साबित कीजिए कि यह वक्फ की नहीं। देखिए मनोज जी, हम ना एक टेप रिकॉर्ड सुन रहे हैं, रिवाइंड पे चला गया है। एक साल पहले हम इसी पर रोज नाजिया जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं क्योंकि नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए। अच्छा, ठीक, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इनको सुन लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अजहरी साहब को फिर कहीं नहीं जाना पड़े, तो फिर उनके हम मुखरबिंद से इस तरह की बातें नहीं सुन पाएंगे। नूर अहमद अजहरी साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में।
नाजिया जी की बातें तो आपने सुन ली होगी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए आप चले गए थे, कुछ बातें छूट गई हों। लेकिन आप क्या मानते हैं वक्फ को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है? तमाम सियासी लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि मेरे रहते हुए वक्फ लागू बंगाल में नहीं हो पाएगा। तकलीफ क्या है? दरअसल वक्फ संपत्तियां हमारे पूर्वजों की, हमारे पुरखों की, हमारे अजदाद की निशानियां हैं। उन्होंने गुरबा मसाकीन के लिए, हमारे समाज में जो बहुत सारी परेशानियों वाले लोग हैं, उनके लिए उन्होंने वक्फ किया था। वक्फ का मतलब दान होता है, दान अल्लाह के लिए होता है। ये अलग बात है। मैं बहुत सारी चीजों से को मानता भी हूँ कि वक्फ बोर्ड या वक्फ जो कायम हुआ है, उसका वजूद हुआ है, वो इसलिए कि गरीबों, मिस्कीनों और परेशान हाल लोगों के काम में आए। कहीं ना कहीं उसमें खुर्द बुर्द हुआ है। और जो 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 भी पार्टियां रही हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो ममता समता या अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, या अब की सरकार हो, इन लोगों ने अपने ही लोगों को उसका चेयरमैन बनाया है। इन्हीं के अंडर कस्टडी में आज भी है और पहले भी था, और अब भी ये ज्यादा मजबूती से अपने कब्जे में इसको लेने का इन्होंने कानून लेकर के आए हैं। मेरा मानना ये है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का मैं एक फर्द हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं कि ये जो अब जो बिल लेकर के आए हैं, ये सिर्फ ऐसा ही है जैसे 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लेकर के आए थे। जैसे ये अग्निवीर योजना के नाम से पूरे देश को चूना लगा रहे थे, ये ऐसे ही लेकर के आए हैं जैसे बहुत सारे मामलों में लोगों ने विरोध किया है, इनके खिलाफ निकले हैं। तो असहमति का हर शख्स को अधिकार है। और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देश के संवैधानिक जो ढांचा है हमारे मुल्क का, उसने हमें पूरा इसका अधिकार दिया है। कोई इसको नहीं कोई रोक नहीं सकता। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, जो लोग मस्जिदों के बाहर अगर सड़क पर नमाज 2 मिनट की पढ़ ले, जो लोग मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते, जो लोग हमारी छतों पर हमसे नमाज पढ़ने में जो हम नमाज पढ़ना है तो उस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं, तो ऐसे लोग हमारा भला कर सकते हैं क्या? तो ये लोग भले के लिए नहीं, ये लोग, जैसा कि अभी मैंने शायद आपके मुंह से सुना था कि अंबानी साहब ने वहां 27 मंजिला इमारत बनाई है मुंबई में। हो सकता है उसको बचाने के लिए लाए हों। किरण रिजिजू जी ने खुलकर के कहा कि संसद, अगर हम ये बिल लेकर के नहीं आते तो संसद भवन पर भी क्लेम हो चुका था। तो मैं पूछना ये चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई यहां पर प्रवक्ता होता तो मैं पूछता उनसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संसद भवन जल्दबाजी में बन गया हो, फिर आपको शर्म आ रही हो कि ये वक्फ की जमीन है और आप ये जल्दबाजी में कानून लेकर के आ गए। कम से कम जो देश का मुसलमान, देश का हिस्सा है, आप उसको नजरअंदाज करके उस पर अपने तरीके से, अपने लाए अमल से कानून जो थोप रहे हैं, अजहरी साहब, वो नहीं माना जाएगा। अजहरी साहब, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आपको पता है दिल्ली का ओबेरॉय होटल है, वो भी वक्फ की जमीन पर बन गया है। आप ये मान रहे हैं कि दिल्ली की संसद है, वो भी जल्दबाजी में वक्फ की जमीन पर बन गई है। मुकेश अंबानी साहब का घर, जिसका ओवैसी साहब ने आज जिक्र किया है, वो भी वक्फ की जमीन पर बन गया है। दिल्ली के 4 बड़े मंदिर जो कि वक्फ के बनने के पहले से बने हुए हैं, वो भी वक्फ की जमीन पर बन गए। और मुझे लगता है कि 40 साल, 25 साल, 50 साल से ये बने हैं और वक्फ उनका दावा क्लेम कर रहा है। अभी हाल ही में एक बड़ा फैसला हुआ है। ये तो आप मानते हैं कि इस देश में सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ है। आप भी कहते हैं कि साहब न्यायालय ने जो फैसला दे दिया वो मानेंगे। अभी देखिए आप तमिलनाडु के गवर्नर को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया कि भाई आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते और आप इतने समय तक रोक नहीं सकते। केंद्र सरकार को मानना पड़ा। इस देश में राम मंदिर को लेकर जो फैसला हुआ वो तो सभी ने माना, मुस्लिमों ने भी माना और हिंदू ने भी मान लिया। तो सबसे ऊपर कौन है? न्यायपालिका है। सरकार भी तो उसी बात का जिक्र कर रही है और आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई वक्फ के मुखिया के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर हर राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है, वो अपना नुमाइंदा बैठा दिया, वो बैठकर जमीनों का खेल खेलता है। गरीब मुस्लिमों को न्याय नहीं मिल पाता है और जमीनें लाखों करोड़ों अरबों की जमीनें खुर्द-बुर्द हो जाती है और आप उस तरीके से अदालत में नहीं जा पाते। बोले तो मेरे कहने का मतलब है सरकार भी तो यही कह रही है
कि भाई अगर वक्फ दावा कर रहा है कि यह जमीन वक्फ की है, या जो व्यक्ति जमीन लेकर बैठा है वो कहता है कि वक्फ की नहीं है मेरी है, तो दोनों पेपर लेकर जाइए, अदालत में जाइए, तारीखें दीजिए, सबूत दीजिए और फैसला हो जाएगा। तकलीफ क्या है, एक अलग दुकान क्यों? मनोज जी, आपने बहुत लंबी तकरीर की, मैं बस 2-3 लफ्जों में अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो ये कि अगर मुंबई में बनी हुई इमारत वक्फ बोर्ड की नहीं है, मान लेते हैं, संसद भवन वक्फ बोर्ड का नहीं है, दिल्ली के जो 4 मंदिरों पर जो उन्होंने अपना दावा ठोका है वक्फ बोर्ड वालों ने, ये चारों वक्फ बोर्ड की है, वक्फ ने दावा किया। और बताइए, हम कह रहे नहीं है। अगर नहीं, आपके कहने से क्या होता है? मैं सुनो, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं है तो फिर किस्सा ही खत्म है, फिर कानून लागू हो जाने दीजिए। वक्फ बोर्ड ने झूठा दावा किया है, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। नहीं, मैं क्यों मान लूं कि झूठा दावा किया? मैं तो ये कह रहा हूं कि सच्चा दावा किया है। अरे सुनो तो आप मनोज भाई, प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हो? अच्छा, हम कहें तो प्रोपेगेंडा, आप कहें तो हकीकत। बात हमारी सुनो ना, बात तो सुनो आप। केंद्र में 11 साल से सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, शायद 12वें साल लग गया होगा। हाँ। या लगने वाला है। वो उत्तर प्रदेश में 8 सालों से माननीय योगी जी की सरकार है और बहुत सारे सूबों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तकरीबन 25 साल होने के लिए जा रहे हैं गुजरात में। ये सरकारें क्या कर रही थी? इन्होंने, गुजरात सरकार ने अब तक क्या किया? क्या वक्फ बोर्ड का कोई चेयरमैन ऐसा है, कोई दिखा सकता है कि जो सरकार की अंडर कस्टडी में ना हो? पता है हमें आप, ये जो भी कुछ हो रहा है सब सरकारें करा रही है। अगर उन्होंने 4 मंदिरों का दावा किया है, संसद भवन का दावा किया है, मुंबई की इमारत का दावा किया है, कुंभ की जमीन का दावा किया, तो उसकी जांच कराइए ना। अगर गलत दावा किया है, गलत नैरेटिव सेट किया, उनको जेल में भेजिए। ये कहां का तरीका है कि आप ये इन बातों का सहारा लेकर के तमाम जमीनों को, तमाम वक्फी संपत्तियों को आप हड़पने की कोशिश करेंगे, कलेक्टर के अंडर में आप दे देंगे, गैर मुस्लिमों में उसकी शमूलियत कराएंगे? क्यों कराएंगे? नहीं होने देंगे साहब हम इसे। नाजिया जी बताइए, भारत के सभी नाजिया इलाही बताएंगी, नाजिया इलाही बताएंगी, होने देंगे कि नहीं होने देंगे? देखिए मनोज जी, मैं तो कहती हूँ कि इस देश में लाखों करोड़ों नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, उसमें एक वक्फ बोर्ड भी चल रहा है। 1923 से लेकर के चैरिटेबल ट्रस्ट नाम था, चैरिटेबल बोर्ड नाम था, उसके बाद 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट हुआ, 2013 तक संशोधन हुआ। किसी ने मातम नहीं किया, किसी ने मुहर्रम के हिसाब से छाती नहीं पीटी, किसी ने भी ईद को मुहर्रम नहीं बनाया। लेकिन जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह संशोधन आया है, कुछ मुसलमान, मैं 22 करोड़ बोलूंगी ही नहीं, जंतर मंतर पे ये लोग बैठे थे, 2000 से भी कम लोग थे। ये जो कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे अल्लाह की जमीन है, अरे अल्लाह की नहीं है। अल्लाह की जमीन होती तो अल कुरान में उसका जिक्र होता, और संवैधानिक तरीके से अगर वक्फ बोर्ड होता तो हमारे संविधान में कोई आर्टिकल होता जो वक्फ बोर्ड को सुरक्षित कर रहा होता। और यही रीजन है कि ये लोग एक बार फिर ट्रिपल तलाक की तरह, राम मंदिर की तरह, हिजाब की तरह ये लोग मुंह खाएंगे। ये लोग मुंह खा के ही आएंगे, क्योंकि ना ही संविधान का हिस्सा है वक्फ बोर्ड और ना ही अल कुरान का हिस्सा है वक्फ बोर्ड। अब आती है दूसरी बात, मैं कहती हूँ कि हाँ 9 लाख एकड़ जमीन तुम्हारी है मुसलमान, कागज दिखा दो, ले जाओ वक्फ बोर्ड। सारे 9 लाख एकड़ की जमीन कागज दिखाने में आपत्ति क्या है? कागज ही तो सिर्फ दिखाना है, पर कागज तो दिखा रहे हो सिर्फ। हजारी साहब, कागज दिखाओ और ले जाओ। हाँ, 1088 कागज ही तो दिखाना है। देखिए आप हमसे सवाल आप कीजिए। 500 साल पुरानी जगहों के कागजात जरूरी नहीं कि हो किसी के पास। वो तो दिखाना ही पड़ेगा, संवैधानिक देश है भाई, यहाँ कानून चलता है। यहाँ पाकिस्तान का, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी से बहस नहीं कर रहा, काम नहीं चलता है। मैं किसी से बहस करने नहीं आया, मैं मनोज भाई आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आप दिखा दो मनोज भाई, आपको बात करनी है तो करिए। नाजिया जी देखिए, एक बात तो सही कह रहे हैं अजहरी साहब, एक बात तो अजहरी साहब सही कह रहे हैं, अजहरी साहब आप सही कह रहे हैं। 1956 या 1959 ये जो लैंड एक्ट आया, जमीनों का लेखा जोखा तभी से शुरू हुआ, उसके बाद फिर 75, उसके बाद फिर 80 ये लैंड एक्ट आया। इसके पहले तो कागज ही नहीं थे। तो जब इसके पहले कागज नहीं थे तो आप हिंदुस्तान भर की जमीन का ठेका लेके बैठेंगे क्या? नहीं, हमने आपसे पहले कहा है साहब, हमने आपसे पहले कहा है, उसकी जांच करा लीजिए ना। अरे जब लेखा जोखा ही नहीं है, 1956 से पहले, 1956 से पहले, 1956 से पहले का लेखा जोखा ही नहीं है। 1956 से पहले लेखा जोखा ही नहीं है। एक समुदाय को बार बार बताइए, तिरुपति बालाजी में अभी
बहुत सारे मुसलमान काम कर रहे थे, हटा दिया गया। उन्हें क्यों हटा दिया गया भाई? हमारी संपत्तियों में आप शामिल आप करेंगे, क्यों करेंगे शामिल आप? लड्डू में चर्बी तो किसने? मुसलमानों ने मिलाई, मुसलमानों ने मिलाई, साबित ही नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि वहां मुसलमानों का कोई रोल ही नहीं था। मुसलमानों का रोल अगर होता तो सब छाती पीटते हुए नजर आते। नहीं, उसमें मुस्लिम नहीं थे, उसमें ईसाई समुदाय के लोग, ऐसा आरोप लगाया गया था कि ईसाई अरे समुदाय क्यों के लोग। किसी पर लगाए हैं आरोप? जब हमारे पास सबूत नहीं किसी के लिए, जब हमारे पास किसी के लिए कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं, क्यों आरोप लगाए फलां ने चर्बी मिला दी? वो लोग खुद साबित करें जो वहां से पैसा खा रहे थे। अच्छा अजहरी साहब, एक चीज बताइए, आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं और उसमें बिरयानी में मान लीजिए या पनीर में मान लीजिए मक्खी गिर गई, तो आप मक्खी को उठा के फेंक के बाकी पनीर खा जाते हैं या पूरी प्लेट वापस कर देते हैं? ईमानदारी से बताइए। ये हमारे पर्सनल मामले, इसमें आप क्यों पूछ रहे हैं? कमाल कर रहे हैं आप। ये सवाल ही नहीं ये है। आपका पर्सनल मामला और ये आपका सवाल ही नहीं पूरे है। देश के हिंदुओं की भावनाओं का मामला है, उसकी आप फिक्र नहीं कर रहे हैं। की भावना का मामला है? कौन सी हिंदुओं की भावना का मामला है? क्यों? बताइए आप। ये कमाल कर रहे हैं आप मैंने सी प्लेट हिंदू का है? जिक्र किया तो आपने कहा मैं पर्सनल बात कर रहा हूं, और इतने बड़े देश के हिंदुओं की भावना का, जिसमें प्रसाद के तौर पर उनको लड्डू चाहिए होता है, उसकी वो भावना की कदर नहीं है आपको। दरअसल तिरुपति बाला में हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं था, वरना मनोज हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था वहां पर, भावनाओं, धार्मिक भावनाओं का मामला था। अजहरी साहब, धार्मिक भावनाओं का मामला था, उसका तो सम्मान करेंगे ना। आप मुसलमानों को कोस रहे होते बैठे हुए, पता है हमें, आपको यही काम दिया गया कि मुसलमानों को कोसो, मुसलमानों के बागियों को बुला के मुसलमानों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ तकरीरें करवाओ। यही आपका काम है, दूसरा कोई काम नहीं आपका। अजहरी साहब, नाजिया जी ब्राह्मण समुदाय से नहीं आती है, ना ही ये क्षत्रिय समुदाय से आती है। नाजिया जी मुस्लिम समुदाय से आती है। नाजिया जी, मैं आपको जानता नहीं हूं, लेकिन नूर अजहरी साहब ने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ आप दूसरे लोगों को बुलाइए और कीजिए। आप मुस्लिम ही हैं, इससे हिंदू तो नहीं थी पहले आप? नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं पक्की मुसलमान हूं, मेरे पूरे खानदान में। अजहरी साहब, भरोसा हो गया क्या? अजहरी साहब, भरोसा हो गया? नाजिया जी मुस्लिम है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं नाजिया से। चलिए, माफ किया मैंने आपको। बहस आप कीजिए हमसे, आप कीजिए मनोज भाई। नहीं, हम उलमा के खिलाफ बोलने वालों को, हम कुरान और हदीस के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ से बहस नहीं करना चाहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों से आप कुरान और हदीस के खिलाफ बोल रही हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहते बहस हम। आप कुरान और हदीस के खिलाफ बोल रही हैं क्या नाजिया जी? ये आरोप अजहरी साहब का। देखिए मनोज जी, मैं कुरान के हर एक वर्सेस और कुरान के हर एक रेफरेंस को और आयत और सूरा नंबर के साथ बात करती हूँ। जब भी मैं अजहरी साहब हो या कोई भी मुफ्ती मुल्ला हाफिज कुरान हो, मैं 72 वर्जिन हूर की आयत पूछती हूँ तो ये मुझे बागी मुसलमान कह देते हैं। मैं वक्फ कहाँ पर, कौन सी आयत में कुरान में लिखा है, तो ये मुझे गालियां परोसने लगते हैं। तो मैं तो कुरान के हवाले से पूछना भी चाहती हूँ तो भी मुझे बदले में गाली या गुस्सा ही मिलता है। इसका मतलब है कि इनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात और संवैधानिक बात कहने जा रही हूँ कि जो हमारे लोकतंत्र के मंदिर से, जो पटल से ये बिल पास हुआ है, वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ है, आर्टिकल 15 उठा करके पढ़िए, जिसका गाना रोज मुसलमान गा रहे हैं। आर्टिकल 15 किस चीज का इंश्योर करता है कि किसी भी जाति धर्म के अनुसार किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पर जो वक्फ बोर्ड 2013 का संशोधन था, 1954 से लेकर के 2013 तक, उसमें हमारे 72 फिरका के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएटली हो रहा था। आर्टिकल 15 को मद्देनजर रखते हुए संवैधानिक तरीके से इसको ट्रांसपेरेंट भी किया गया और 72 फिरका को लीगल और इस्लामिक राइट भी दिया गया है। नाजिया जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया और आपने बताया कि ये किस तरह की चीजें हैं और किस तरह की बातें, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि नूर अहमद अजहरी साहब फिर से भाग गए। पता नहीं, आप बहुत बेहतर तरीके से समझा रही हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन नूर अहमद अजहरी साहब के कानों में लगता है चुभ रही हैं, इसलिए वो बार बार भाग जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए, इसको लेकर बहस चल रही है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे, नाजिया जी भी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी और हम कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में फिर से